आप सबके बीच में आने का उद्देश्य बड़ा सीधा और सादा है। 5 अक्टूबर से आने वाला जो संडे है, 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश की एक पदयात्रा की जाएगी, जो पूर्ण रूप से कांग्रेस के झंडे तले होगी। इसमें सारे 90 हलके जो हैं, ऑल द 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट विल बी कवर्ड। औसतन या अनुमानित जो डिस्टेंस इसमें हम चलेंगे वो करीब 2600 से 2800 किलोमीटर होगा और इसकी जो ड्यूरेशन है वो करीब 7 महीने के लगभग होगी, क्योंकि शायद कुछ शहरी इलाके छोड़ के अदरवाइज जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें 2 दिन ये यात्रा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलेगी, करीब 35 किलोमीटर के आसपास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें मैं आपके साथ जो हमारा पहला राउंड है, पहले राउंड का मैं आपसे जो रूट है और जो तारीख निश्चित हुई है वो भी साझा करना चाहूँगा। पहले राउंड में वैसे तो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमने मीटिंग्स की थी 20 अगस्त से शुरू करके, और उसके बाद 21 सितंबर तक 15 हलकों की मीटिंग्स की गई थी। लेकिन पहले राउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जाएंगी वो 14 हैं। तो इन 14 में से जो शुरू की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनका मैं आपको समय और उनका जो सीरियल है वो बता दूंगा और बाकी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपके सामने उल्लेख करूंगा। ये 14 हलके हैं नरवाना, कलायत, सफीदों, नरवाना, कलायत, सफीदों, जींद, जुलाना, नारनौंद, उचाना, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नलवा, हिसार, हांसी और भवानीखेड़ा। ये 14 हलके फर्स्ट राउंड में कवर होंगे। जब मैं राउंड कह रहा हूँ, राउंड से ये मतलब नहीं है कि एक राउंड के बाद कोई लंबा चौड़ा ब्रेक लिया जाएगा। ये सिर्फ एक उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं राउंड्स की संख्या इसको दे रहा हूँ। अन्यथा क्योंकि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है, नरवाना में दनौदा गांव से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट उस नाते नहीं है। एंड पॉइंट से मेरा मतलब है, इट इज़ नॉट लाइक कि हम पॉइंट ए से शुरू करके और उसको कालका पे ख़त्म करेंगे या मेवात से शुरू करके पंचकुला पे ख़त्म करेंगे। इस तरह से नहीं है। 90 के 90 हलके क्योंकि किए जाने हैं तो थोड़ा ये सर्कुलर मोशन में चलेगा। तो पहले 14 हलके जो हैं उसका मैंने उल्लेख किया। उनमें जो पहले 8 हलकों का जो तिथियां निर्धारित की गई हैं, जो डेट्स हैं, वो हैं 5 और 6 अक्टूबर को नरवाना में। उसके बाद नरवाना से हम कलायत में निकल जाएंगे। 7 और 8 अक्टूबर को कलायत में यात्रा होगी। 9 और 10 अक्टूबर को कलायत से सफीदों के अंदर और 2 दिन सफीदों, 9-10 अक्टूबर। उसके बाद 12 और 13 अक्टूबर को जींद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जींद के बाद 14 और 15 अक्टूबर को जुलाना, और उसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को नारनौंद। इसके बाद 3-4 दिन का ब्रेक है क्योंकि त्यौहार है लगातार। 18 तारीख को धनतेरस है, 20 की दिवाली है और 21 का विश्वकर्मा दिवस। तो उसके बाद दोबारा से यात्रा 22 अक्टूबर से शुरू होगी। 22 और 23 को उचाना और 24 और 25 उकलाना। तो ये 8 हलके हैं जिनकी तारीख मैंने भी आपको बताई। बाकी की तारीख भी फाइनलाइज्ड है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे
वो आपके साथ साझा करता चलेंगे, क्योंकि हो सकता है जब यात्रा चलनी शुरू हो तो कुछ बदलाव रूट में भी आ सके और इन तारीखों में भी आ सकता है, लेकिन ये 8 जो हल्के हैं ये निर्धारित किए गए। इसके साथ साथ इस यात्रा का उद्देश्य जो है, यात्रा का उद्देश्य तो उसके नाम के अंदर है, सद्भाव यात्रा, और इसकी प्रेरणा सीधे सीधे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वहाँ से ली है। और हमारा मकसद इस यात्रा के माध्यम से, जो मुख्य मकसद है वो तो ये है कि जो समाज में एक तनाव की स्थिति पैदा की हुई है, जो हमारे भाईचारे को क्षीण करने का एक प्रयास है, उसके ऊपर एक रोक लगाई जा सके। जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है उसमें किसी प्रकार की स्थायी फूट ना आए, ये हमारा इस यात्रा के माध्यम से मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा एक उद्देश्य इसका ये भी है, क्योंकि जब इस यात्रा के बारे में शुरुआती तौर पे जब इसके बारे में प्लानिंग की गई थी तब तक प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं बना था, और संगठन जो जिला अध्यक्षों के माध्यम से शुरुआत हुई थी वो शायद 13 अगस्त से हुई थी। तब तक ये कार्यक्रम हमारा करीब करीब फाइनल हो चुका था। तो इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और एक आम जनसाधारण जो है, जो 2024 अक्टूबर का जो चुनाव था और उसके जो नतीजे थे उससे उभर पाने में कुछ समय लग रहा था। तो हमारा ये मानना था कि इस नाते हम कांग्रेस पार्टी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लीडरशिप को गैल्वनाइज कर सकें और एक दोबारा से आगे लंबी लड़ाई जो है उसको लड़ने के लिए हम अपना योगदान उस तैयारी में दे सकें। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसके अंदर पूरी कांग्रेस इसके अंदर शामिल हो और होगी। ये कोई 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते का कार्यक्रम नहीं है, करीब 7 महीने चलेगी। तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी सुविधा अनुसार किसी ना किसी स्टेज पे इस यात्रा के साथ जो इसके विभिन्न चरण हैं उसमें वो जुड़ते जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित हो, चाहे वो हमारा किसान और कमेरा वर्ग है उससे संबंधित हो, चाहे हमारे जो SC BC भाई हैं उनसे संबंधित हो। जिस प्रकार से एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं जो इलेक्शन से पहले भी बहुत प्रमुखता से उठे थे और प्रदेश सरकार ने जिस तरह से सारी चीज़ों को नकारा हुआ है वो भी इसके इश्यूज़ रहेंगे, महिलाओं के इश्यूज़ रहेंगे। और करीब करीब जो पूरी जो एक व्यवस्था बीजेपी ने रची है हरियाणा में उसके ऊपर फोकस रहेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले 1.5-2 साल से उभर के आया है वो प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति। लॉ एंड ऑर्डर का एक तो होता है ये कहना कि स्थिति खराब है, दूसरा होता है सरकार का एक उदासीन रवैया जब उसके प्रति हो जाता है, जब हीनस क्राइम को भी बड़े कैजुअल तरीके से ले लिया जाता है। और उसमें उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब आप एक वर्दी में पुलिस अधिकारी को, DSP लेवल का, सीनियर लेवल के ऑफिसर को यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठाकर जिसका किसी प्रकार का शासन में कोई दर्जा ना हो, प्रशासन में कोई उसकी हैसियत ना हो, लेकिन उसके साथ बैठा के पब्लिकली उससे माफ़ी मंगवाई जाए, तो आपकी कितनी संजीदगी है लॉ एंड ऑर्डर के प्रति वो उस चीज़ को दिखाती है। इसके अलावा जो देश के मुद्दे हैं वो भी इसके अंदर प्रमुखता से हम उठाएंगे। जिस प्रकार से हमारे लोकतंत्र के ऊपर आघात हो रहा है और अब तो सीधा सीधा जो वोट चोरी का जो पूरा मुद्दा पूरे देश के सामने आज के दिन रखा गया है
वो भी इसमें प्रमुखता से उठाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश से इसका जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे सीधा सीधा संबंध है। पूरी जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, उससे इसका वास्ता है। हमारा वोट का जो अधिकार है वो उसी प्रकार से बना रहेगा या नहीं, उससे सीधा सीधा संबंध है। जिस प्रकार से जो हमारा संघीय ढांचा है उसको जिस तरह से कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है उससे इसका सीधा सीधा संबंध है। ये जो वन नेशन वन पोल है ये उसी कड़ी में एक आगे का एक कदम है। तो ये सारे मुद्दे भी उठाए जाएंगे और उसके साथ साथ यात्रा प्रदेश के जिस हिस्से से निकलेगी उस इलाके के खास विशेष क्या मुद्दे हैं वो समय समय पर उठाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम इस यात्रा में निकले हैं और मुझे उम्मीद है कि जो मुख्य उद्देश्य है प्रदेश के छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बनाए रखने का, उसको हम संभाल पाएँ, उसको हम शक्ति प्रदान कर पाएँ, ये हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें है। इसके साथ ही मैं आपके साथ हमारा जो लोगो है इस यात्रा का वो भी साझा करना चाहूँगा और जो टैगलाइन है वो भी आपके साथ साझा करूँगा। सद्भाव यात्रा, जैसे मैंने कहा यात्रा का नाम है, ये हमारा लोगो होगा इस यात्रा का, या आप सबको इसकी कॉपी दे देंगे। और जो हमारी टैगलाइन इसके साथ है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। सद्भाव यात्रा नाम है और टैगलाइन है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। रूट की मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है। जैसे मैंने बताया पहला राउंड जो है वो 14 हलकों का है जिनका मैंने उल्लेख किया। थोड़ा सा जानकारी के लिए और बता दूं कि जो इसका अगला राउंड है वो भी करीब करीब फाइनल किया हुआ है। उसमें 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आएंगी और इस 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब अटेली को छोड़ के पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो है वो उसके अंदर शामिल है। तो नांगल चौधरी से यात्रा शुरू होगी और ऊपर जाके भिवानी तोशाम और उधर से फिर महम, कलानौर, गोहाना, बड़ौदा और इसराना पे जाके वो सेकंड राउंड जो है वो उसमें 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसके अंदर आएंगी। तो ये संक्षेप में आज जो मैं आपके साथ बात साझा करना चाहता था वो है, मैं इस मौके पर हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के राव नरेंद्र जी को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि वो कांग्रेस को पुनः उन्हीं ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना पूरा भरपूर योगदान देंगे जिसकी हकदार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है। और पूरी पार्टी एक उनके नेतृत्व में एक और मजबूत शक्ति बनकर उभरेगी। मैं बधाई देना चाहूँगा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जिन्हें सीएलपी का लीडर पुनः नियुक्त किया गया है। हालांकि वो वैसे भी सीएलपी के जो एक दो काम हैं उनमें पहले से भी उनकी समय समय पर उस नाते सीएलपी की भूमिका की तरह ही रही है। तो सबसे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो दोनों को मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा वक्तव्य इतना ही था। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया करें। मेरी तरफ से हरियाणा प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको निमंत्रण जाएगा और काफ़ी मैं कहूँ आधों को जा भी चुका है। जितने भी हमारे लोकसभा के सांसद हैं, जितने भी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार रहे, जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य हैं या जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उन सबको निमंत्रण जाएगा। उसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी प्रमुख नेता हैं पार्टी के, उन सबको निमंत्रण जाएगा।
AICC के जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनमें मैं कई लोगों को तो निमंत्रण दे चुका हूं और कुछ को अब अगले 2-3 दिन में हम देंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबी यात्रा है, तो जो भी नेता हमारे जो सम्मानित सीनियर्स हैं वो जिस स्टेज पे भी उसको ज्वाइन करना चाहें वो उनकी सुविधा अनुसार होगा, लेकिन हमारी तरफ से सबको निमंत्रण दिया जा रहा है और जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, इसके सभागार में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा ये मानना है पैदल यात्रा का नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं। कांग्रेस के हिसाब से ही कह रहा हूँ, हर हिसाब से देखिए, प्रयास बड़ा हो या छोटा हो वो तो लोगों ने निर्धारण करना है कि वो प्रयास कितना कारगर साबित हुआ, लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि हमारी तरफ से जो प्रयास है ये प्रदेश में भाईचारा और कांग्रेस में एकजुटता लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इसीलिए छोड़ी भी थी मैंने पार्टी में, बीजेपी का इकलौता सिटिंग सांसद था जो वहां से छोड़ के आया था। और खतरा तो देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बचा लिया, नहीं तो मेवात को आग की भट्टी में झोंक दिया था। वो जिनको हम शहरी पढ़े लिखे जिन संस्थाओं को तिरस्कार की नज़र से देखते हैं, उन्हीं की भूमिका थी जो वो आग बढ़ने से रोकी गई थी। तो वो तो एक ऐसा उदाहरण था जो प्रमुखता से सबके सामने था। लेकिन उसके अलावा बीजेपी की जो विभाजनकारी राजनीति है या राजनीतिक सोच है, उसका तो उल्लेख आप जितने शब्दों में करने कमी है, क्योंकि सारी की सारी राजनीति जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि समाज के अंदर दरार पैदा करके अनेक समुदायों के बीच में खाई पैदा करके और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाए। तो उसी के विरोध में हमारी ये यात्रा है। मेरा जो हाई कोर्ट का मुद्दा है, क्योंकि मैं लिटिगेशन में हूँ, पिटिशन मैंने फाइल की हुई है, इसलिए उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली कोई बयान नहीं देना चाहूँगा। वो तो जो कोर्ट जिस प्रकार से उसका निर्धारण करेगा वो करेगा। लेकिन बड़े स्तर पे यदि देखा जाए, वैसे तो बहुत पहले से कहा जा रहा है, लेकिन पहले प्रमुखता थी ईवीएम्स के ऊपर। लेकिन जून के महीने में जो पहला लेख राहुल गांधी जी ने लिखा था महाराष्ट्र के संदर्भ में, कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से इलेक्शन की चोरी की गई, वहाँ से शुरुआत करके और उसके बाद महादेवपुरा कर्नाटका और उसके बाद जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या अलान जो विधानसभा थी उसके बारे में, तो एक कड़ी है और हर बार वो किसी नई चीज़ को प्रमुखता से सामने रख रहे हैं। अलान वाला जो विषय था वो शायद लोगों ने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, क्योंकि अलान की जो घटना है वो ये बताती है कि ये चोरी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके की जा सकती है, किस प्रकार से हजारों की संख्या में वोट जो हैं
वो काटे जा सकते हैं। जिसके नाम से वोट काटा जा रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे नाम की शिकायत दर्ज की गई है, जिसके आधार पर वो वोट काटी गई है, और जिसकी कटी है उसको भी शायद तभी पता लगेगा जब वो बूथ पे अपना वोट डालने जाएगा। तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है विशुद्ध रूप से उसके ऊपर फोकस किया गया है, और वो एक बहुत ही सोचने का विषय है कि वो किसी एक हलके तक सीमित नहीं हो सकता। उसको आप पूरे प्रदेश पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और पूरे देश के इलेक्टोरल सिस्टम पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें, और उसके साथ साथ जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे उसके विरोध में जो 65 लाख वोट वहाँ काटे, उसके विरोध में जो बिहार में जो यात्रा चलाई गई 16-17 दिन की, तो एक पूरे देश के अंदर एक ये चेतना तो आई है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे तो मेरे ख्याल से बच्चे को जो ना भी मानना चाहता हो वो भी कन्विंस हो गया होगा कि बहुत कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से बर्ताव कर रहा था जैसे वो कोई संवैधानिक संस्था ना हो के किसी पॉलिटिकल पार्टी का माउथ पीस हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि ये सीधा लोकतंत्र जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया है उसको बचाने का, उस पर जो एक हमला हो रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए उस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा। देखिए, बदलाव कुदरत का नियम है, बदलाव तो आएगा, हर चीज़ में आएगा। और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें मुझे नहीं लगता लोग किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों ढूंढ रहे हैं। उसमें तो फिर 4 नाम और भी ढूंढ सकते हो कि इनमें से भी किसी का नाम नहीं है। उन्होंने जो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो शीर्ष नेतृत्व है, जहाँ से नियुक्ति होती है, उन सब का उसमें जिक्र किया है उन्होंने। कैप्टन साहब हमारे सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। वो समय समय पर अपनी बात कहते रहते हैं। थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि उनका तब भी यही मत रहेगा या कुछ बदलाव आ जाएगा उसमें। मैं सबको बुलाऊंगा। मेरी राव नरेंद्र जी से भी आज बात हुई है, उनको भी मैंने निमंत्रण दे दिया है। क्या? बिल्कुल। जो मैंने शुरू में ही जहाँ से शुरुआत की थी कि प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है, पहला उद्देश्य वो है, और दूसरा उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के अंदर और मजबूती लाने का हमारा मकसद है, ताकि सबको इकट्ठा लाया जा सके। कौन? वो तो थ्रू आउट ही होंगे। नहीं, देखिए, ये आपकी जो बात है कुछ हद तक ठीक थी, जिसका कारण भी जो मुझे समझ में आया वो ये था कि संगठन नहीं था। मैं उसको फूट की संज्ञा तो नहीं दूंगा, क्योंकि पार्टी के अंदर भी, जिसको हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लोकतंत्र के लिए, और पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उसके लिए। लेकिन क्योंकि हमारा संगठन नहीं था, संगठन ना होने का सीधा मतलब हमारे दफ्तर भी नहीं थे। दफ्तर भी नहीं थे तो जो वर्कर है वो कहाँ जाएगा? वो किसी बड़े नेता के घर जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा उसकी उपस्थिति होनी शुरू हो जाएगी, वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि किसी गुट की शक्ल ले लेता है। तो जब गुट की शक्ल नज़र आनी शुरू होती है तो फिर वो मतभेद भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो इसको उस नाते देखता था, लेकिन अब क्योंकि संगठन बन गया है, मेरा मानना है कि धीरे धीरे ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब वो ठीक है कि आदत है पुरानी, कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा।
थैंक यू। सर एक सवाल है। हाँ, जेपीजी की तरफ से कहा गया है कि आपकी यात्रा कीजिए, क्या उससे भी मुलाकात करेंगे? मैंने जेपी जी और उनके बेटे जो एमएलए हैं कलायत से, दोनों को निमंत्रण मैं 2 दिन पहले भेज चुका हूँ।